जिस संविधान की शपथ लेकर आप बैठे हैं, जिस संविधान को चुनाव में आप हिलाते घूमते रहे थे, उस संविधान का अपमान कर रहे हैं। यही काम भारत में होगा, यही काम प्रधानमंत्री के साथ होगा, यही काम दलित शोषित वंचित समाज से आने वाली महिला हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति भवन में होगा। उसके अंडरगारमेंट्स लहराए जाएंगे। नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को अभी ही एनएसए रासुका और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंद कर देना चाहिए, जो हमारे देश के युवाओं को भी भटकाने का काम कर रहे हैं। नमक हरामी करने से भी लोग नहीं चूके। जिसका भोजन खाया, जिसका खाना खाया, जिसका पानी पिया, उसी मंदिर को तोड़ने के लिए वहां चल क्या था। हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, मारा जा रहा है लगातार। किस लिए? भतीजे चाचा के संबंध कंटेंट्स आते हैं। जीजा साली के तो संबंध दुनिया में फेमस थे, देवर भाभी के चल सकते हैं, लेकिन बुआ मौसे के संबंध, फूफा के संबंध, मिस्त्री के साथ संबंध, प्लम्बर के साथ, डॉक्टर के साथ संबंध, स्टूडेंट टीचर के साथ संबंध, ये कंटेंट्स पढ़ के यूट्यूब चला रहे हैं, इन चीजों को चला रहे हैं। अब 12, 14, 16 साल की बेटी बच्ची ऐसे हथकंडों में शिकार हो जाए, 2-2 महीने की प्रेगनेंसी हो जाए, उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई ना। आप चाहे फांसी दे दें बाद में, आपका चाहे उम्र कैद कर दें, लेकिन उसके दिल में जो घाव हुआ, उसके माता के जख्म बने, उसके पिता के जो जख्म बने, वो कभी कोई नहीं भर सकता। पहले इनके यहाँ बिना लाइट के बोर्ड रहते थे। अब कुछ दिनों से मैं पता क्या देख रहा हूँ, इनके बोर्ड लाइट वाले लग गए। मतलब रात में भी हमें देखो, रात में भी हमें पहचानो। मैं राहुल गांधी हूँ, मैं अमित शाह जी हूँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी जी हूँ, हर समय मुझे पहचानो। मेरी प्लेट देखो, थूक के रोटी लगा रहे हैं, देखा आपने? फल पे थूक रहे हैं, रोटी पे थूक रहे हैं, चंपी बालों की वो करते हुए थूक रहे हैं। ऐसा ऐसा विभिन्न समुदाय हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में प्यार से रहते हैं, जैन पारसी सब रहते हैं। कि मुझे, मेरे बेटे को, मेरे नाती को, मेरे पोते को आरक्षण की जरूरत नहीं है। जब कोई शिव ढाबा में जाता है तो वो आशा करता है मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए बैठूं। और जब उसे मेनू में बीफ मिलता है और जब उसे पास में खाते हुए ऑमलेट मिलता है, तो उसकी भक्ति, आस्था, श्रद्धा कहीं ना कहीं खराब होती है, कहीं ना कहीं खत्म होती है। कभी राहुल ने नहीं सदन में आके बोला वो झूठा केस था, उसमें हमारा दुरुपयोग किया गया, मैं गया, मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं उस परिवार से जो 22 से बरी हुए। नहीं कहते। महिला का शरीर ऐसा है कि अगर उसके साथ कोई भी बैड टच और गुड टच, उसके साथ बैड टच किया जाता है तो उसे पता होता है, गुड टच उसे, चाहे उसके ऊपर भीड़ में गिर पड़ो। मुख्यमंत्री कोई नहीं चाहता कि उसके राज्य में कहीं भी महिला का यौन शोषण इस तरह की घटना हो, लेकिन फिर भी होती है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेते समय जरूर मैं कहूंगा मुख्यमंत्री को या नेताओं को या राजनेताओं को या मीडिया पर्संस को ना अपराधी की जाति देखनी चाहिए, ना धर्म देखना चाहिए, ना क्षेत्र देखना चाहिए, ना भाषा देखनी चाहिए, ना संप्रदाय देखना चाहिए। अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, जघन्य अपराधी होता है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ कठोर दंड मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। नमस्कार, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पब्लिक माइक पे। हम लोग हमेशा छात्रों के हित में, समाज के हित में हमेशा हम लोग बातचीत करते आए हैं, और आज इसी कड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल, वकील, बहुत ही ज़्यादा जो चर्चित, हमारा चेहरा देख सकते हैं आप निश्चित रूप से, बहुत ज़्यादा चर्चित आदरणीय AP सिंह सर आज हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ आज आपके साथ बातचीत करने के लिए। हाल अभी समकालीन हम देखें तो बहुत सारे विषयों पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे विषय हम लोग बातचीत करेंगे आज। तो सर, एक प्रश्न ये आता है कि क्या ये व्यवहारिक है कि जो मानक है EWS और OBC का जो हम आकलन करते हैं, तो क्या हम उन्हीं मानकों पर SC ST का जो ये आकलन किया जाता है, क्या ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन का कारण नहीं है? नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। देश में आज़ादी के बाद जब हमारी संविधान बना, सरकार बनी, आज़ाद भारत बना जी, उसके बाद इसमें आरक्षण की बात भी जब आई SC ST की, तो इसमें 10 साल के लिए आरक्षण का विषय आया कि 10 साल दें। फिर वो मतलब उस समय के विधिवेत्ताओं ने, सरकार ने, कानूनविदों ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, गोविंद वल्लभ पंत जी ने, सबने ये सोचा कि हमें इन्हें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने के लिए 10 साल का समय दिया जाए जी। वो 10 साल बढ़ाना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि सरकारें या तो फेल नहीं,
जी। जो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, जो अपना बनाया हुआ आंकड़ा भी उनका फेल होता चला गया। 75 साल हो गए, जी। बहुत मल्टीप्लाई हो गया। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि समय समय पर ऑर्डिनेंस भी आए, समय समय पर दुरुपयोग की बात हुई, समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई भी, केसों की भी सुनवाई की। तो कहीं तो मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक जाता है, कहीं मामला सरकार के बीच में अटक जाता है, कहीं मामला राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस गोयल ने ऑर्डर कर दिया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट पीछे ऑर्डिनेंस फिर आ गया। जातिगत मुद्दे बढ़ जाते हैं। कभी सवर्ण वर्ग आंदोलन कर देता है, सरकार बैकफुट पे आ जाती है। कभी ओबीसी एसटी एससी आंदोलन कर देता है, सरकार बैकफुट पे आ जाती है। सब लोग कुछ वोट बैंक की राजनीति की वजह से, शायद जो असली वजह है जिसको आपने सवाल उठाया, जो कारण आवश्यक है कि हमें जड़ पर जाना चाहिए, हमें बीमारी के ऊपरी नहीं देखने, हमें जड़ को खत्म करना है, वो शायद नहीं हो पा रहा है आज तक। यही मंडल कमीशन में भी हुआ, यही आज भी हो रहा है, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के गोयल की रिपोर्ट में भी रहा, सरकारों में भी रहा। और ईडब्ल्यू जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 10% दिया गया, उसके आंकड़ों में भी विरोधाभास है। कोई कह रहा है इतनी जमीन पर नहीं, अब जमीन तो पैतृक है, कहीं उपज होती नहीं है, कहीं बंजर जमीन है, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस के आंकड़े में नहीं आ रही है। कहीं कोई मानक आ रहा है, कहीं कोई मानक आ रहा है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बनाया है, जनरल के लिए बना, लेकिन उसमें भी काफी विरोधाभास हो जाता है, जिसकी वजह से बेटे बेटियां, बच्ची बच्चियां आगे उनको शायद कुछ न कुछ अड़चन लगती है और वो चीज हो जाती है। सर, अभी आपने बीबी मंडल का नाम लिया, तो उन्होंने जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का कारण जाति को बताया। तो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो विपक्ष के हैं वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो इस पे जो सरकार है ये इस चीज को भी नहीं मान रही है। तो इसके पीछे का तर्क क्या है अभी तक? क्योंकि जातिगत जनगणना तो यकीनन पता चलता है कि हाँ कितने, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, जातिगत जनगणना हो भी तो कोई ऐसी बात नहीं, ना भी हो तो भी कोई बात नहीं। आपको जातिगत जनगणना के बजाय, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का देखा जजमेंट, उसमें क्रीमी लेयर की बात की गई। कुछ लोग हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, सम्मानित हैं, लेकिन वो क्रीमी लेयर, जैसे अगर बहन मायावती जी की बात करें तो उनके पास आय से अधिक संपत्ति के कितने मुकदमे चल रहे हैं, कहाँ उन्हें जरूरत है? नहीं जरूरत है। बिल्कुल। अगर जैसे कि हमारे बहुत अच्छे पिताजी के मित्र जीतन राम मांझी जी रहे, हम पार्टी से हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बार तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में अपने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कार्यक्रम किया और उसमें खुलेआम कहा कि मुझे, मेरे बेटे को, मेरे नाती को, मेरे पोते को आरक्षण की जरूरत नहीं है, नहीं होना चाहिए। उनका एक भाव था। उनको लगा कि हमारे पास तो हम मुख्यमंत्री रह लिए, कहीं उन्होंने कहा अगर मुख्यमंत्री रहने के बाद, केंद्रीय मंत्री रहने के बाद, सांसद रहने के बाद, विधायक रहने के बाद भी अगर हमें चाहिए तो हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। उनका भाव ये था। लेकिन लोग कोई छोड़ने को तैयार नहीं। उसमें क्या होता है, जो असली जरूरतमंद है, जिसको आरक्षण की जरूरत है, जो आज भी दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज से है, दुखी है, परेशान है, चाहे वो चौराहे का मोची हो, चाहे कोई हो, मजदूर है, गरीब है, दलित है, लेकिन उसको जो लाभ मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई, वो योजनाएं उन तक लागू नहीं हो पाती। उनको चाहे मकान देने की व्यवस्था हो, उसमें भी ग्राम पंचायत की चलेगी, प्रधान की चलेगी, ब्लॉक प्रमुख की चलेगी, एमएलए की चलेगी, सरपंच की चलेगी, तहसीलदार की चलेगी, लेखपाल की चलेगी। अब जो असली जरूरतमंद है वो इतनी सीढ़ियां कैसे पा पाएगा? उसकी प्रधान क्या तो चलो एंट्री हो जाएगी, सरपंच क्या एंट्री हो जाएगी, थोड़ी मुश्किल से ब्लॉक प्रमुख क्या हो जाएगी, विधायक क्या अटक जाएगा, एमपी क्या अटक जाएगा, तहसीलदार के दरवाजे नहीं खुलेंगे, एसडीएम के दरवाजे नहीं खुलेंगे, तो इतनी जगह अटक जाएगा, रुक जाएगा। फिर वो मकान छोड़ के अपनी झोपड़ी में छप्पर डालेगा और फिर से कहेगा अपनी धर्म पत्नी से और बच्चों से यही रहो, इसी में रहो, ये मकान जो टीवी पे दिखाए जा रहे हैं मोदी जी के बनते हुए, ये हमारे लिए नहीं। तो ये भाव आ जाता है। सर, अभी जो जातियों में जो सब कैटेगरी किया गया है, तो इसमें एससी एसटी का जो इंटरनल जो विवाद है वो नहीं उत्पन्न हो जाएगा? इन जो कैटेगरिकल, सब कैटेगरी, हाँ, वो निश्चित तौर पे होगा। जितना आप जातिगत जनगणना और इसमें जाएंगे, अभी एससी कह दिया जाता है। एससी मीन्स आप वाल्मीकि भी हो सकते हैं, आप रविदास भी हो सकते हैं, आप जाटव भी हो सकते हैं, आप धानुक भी हो सकते हैं, आप विभिन्न तरह के हो सकते हैं। एससी मीन्स एससी हो गया। लेकिन अब उसके नीचे कैटेगरिकल आएगा, फिर राजनीति की गहराई आएगी, फिर उसमें आएगा, मतलब इसके होने से जो रिजर्व सीट हैं
SC ST OBC की, उनमें भी कैंडिडेट में लफड़ा होगा कि हमारे इस जाति के इतने वोट तो हमारे इस जाति के इतने वोट तो कैंडिडेट SC में भी अभी तक राजनीतिक दलों को SC सीट पर टिकट बंटवारे में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है, किसी को उठा के दे देते हैं, उनके पार्टी के हिसाब से जीत जाता है। लेकिन अब वो आगे भी परेशानी बहुत बढ़ने वाली है, अलग खाका बनेगा, बायोडाटा बनेगा, डिटेल बनेगी कि हमारी ये है, हमारे इतने प्रतिशत इतने प्रतिशत इतने प्रतिशत, ये होना देश। मेरा मानना है देश आप जितनी जातिगत गहराई में बांटेंगे उतना ही देश की देशभक्ति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है जी। उतना ठीक था, उतना रहे। और वैसे तो भारतीय हैं तो सब इंडियन हैं, इंडियन बाहर जाके भारतीय कहना पड़ता है जी। अब सोचिए ना, जब ऊंचाई बढ़ती है आपकी, जब आप लंदन में जाते हैं, US में जाते हैं, रूस में जाते हैं, पढ़ते हैं, यूक्रेन में पढ़ते हैं, जब कहीं जाते हैं तो आप इंडियन खो जाते हैं जी। इसका मतलब आपकी ऊंचाई बढ़ी तो आपके नीचे नीचे के छोटे छोटे खेत दिखने लगते हैं, जब आप प्लेन पे चल रहे होते हैं बड़े मकान भी छोटे दिखने लगते हैं। तो ये चीज आती है, इसलिए अपने को ऊंचाई पे रहना चाहिए और इतना उसमें गंभीरता से नहीं जाना चाहिए। लेकिन सरकारें हैं, पक्ष है, विपक्ष है, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा। अब आजकल तो सरकारों का ये हाल है, जो विपक्ष में थी सरकार तब उसी को खराब कह रही थी, अब वो पक्ष में है सरकार में है तब उसी बात को अच्छा कह रहे हैं। तो अब ये भी आ गया है, ये भी कमाल की बात है। सर एक आरोप आप पे लगता है अक्सर कि आप सत्ता पक्ष के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि जो केसेस आते हैं वो आप बिल्कुल सत्ता पक्ष की तरफ से लड़ते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? सरकार हमारी है, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे हैं, सरकार के तो होना चाहिए व्यक्ति को। सरकार में क्या, इसमें क्या बात, सरकार तो हमारी, हमने वोट देके सरकार बनाते हैं तो सरकार हमारी, हम सरकार के पक्ष के नहीं है, सरकार को हम चुनते हैं इसलिए हम सरकार को बनाते हैं, सरकार हम चलाते हैं, सरकार को हम लीड करते हैं, सरकार को हम बताते हैं। नहीं, कानून में जो बिल पास होते हैं वो हम लोग नहीं बना के देते हैं, हम ही तो बना के देते हैं जी। वक्त पे बिल आया, हम लोगों की मेहनत है। नेम प्लेट वाला आया, ये जो लफ्ज हाथ टाइट किया गया, तो वो ये सब हम लोगों की भी मेहनत होती है, हम उसको बना के देते हैं, प्राइवेट बिल बना के देते हैं, लोकसभा राज्यसभा में MP रखते हैं, उसको पेश करते हैं। तो पर्दे के पीछे की मेहनत है हम लोगों की, जो हम जाके MP कहते हैं कि आज हम अपना प्राइवेट बिल पेश करेंगे, हाउस में होगा, तो आप कोर्ट छोड़ो, हमारे साथ हाउस चलो, हमें बैठालते हैं जाके सम्मान से, बात सुनाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, फोन दे के रखते हैं, तुरंत मैसेज आओ, क्या बोलना, क्या संभालना, क्या। तो उन लोगों की विधिक जानकारी है, अच्छी होती है, लेकिन विधिक जानकारी में हम लोग एक्सपर्ट होते हैं, तो उसके द्वारा चाहे सरकार की मदद करना, हम 140 करोड़ लोगों की मदद कर रहे होते हैं, सरकार की मदद कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब मोदी जी की नहीं, हम देश के गौरव का सम्मान कर रहे होते हैं, भारत के संविधान की मदद कर रहे होते हैं, हर गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, महिला, नारी, पुरुष और बच्चों की मदद कर रहे होते हैं। सरकार का मतलब मैं ये समझता हूं, और सरकार में ही विपक्ष है। अभी बांग्लादेश वाले मामले में विपक्ष ने कहा कि हम भारत सरकार के साथ हैं, हमने उनका सम्मान किया, हमने कि पहली बार बहुत अच्छा निर्णय आया है जो बांग्लादेश के मामले में विपक्ष एक दिन तो एक रहा, कल तक तो एक रहा, आज फूट पड़ने लगी, वो अलग बात है। नहीं सर, जो अक्सर कहा जाता है आपके बारे में कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार के पक्ष में होता है लेकिन वो समाज के हित में नहीं होता है, उस मामले में भी AP सिंह साथ में नहीं आते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे केसेस बताइए आप, थोड़े बहुत मेरी नॉलेज भी अपडेट रहे। नहीं, ऐसे लोग कहते हैं कि अच्छा। AP सिंह जी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि साथ में नहीं आए। नहीं, एक दूसरा जैसे कावड़ियों के जो नेम प्लेट का मामला था, इसमें ये कहा गया है कि नाम लिखना ठीक बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारा जो रोजगार है, जो व्यवसाय है, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब देखिए, आपने अभी अपने चैनल की शुरुआत की, अपने चैनल का नाम बोला जी, अपना नाम बोला, कैमरा पर्सन का नाम बोला, अब आपका बहुत बड़ा स्टूडियो है, ठीक है जी। स्टूडियो में एडिटर इन चीफ का नाम लिखा है, कोरियोग्राफर का नाम लिखा है, रिसेप्शन पे ड्यूटी 8-8 घंटे बाद बदलती, क्योंकि आपका चैनल तो 24 घंटे चलता है, देश का आपका बड़ा चैनल है, तो आपके रिसेप्शन में हमने जाके देखा है, रिसेप्शनिस्ट 8 बजे 8 घंटे की ड्यूटी के बाद दूसरा रिसेप्शनिस्ट आ जाता है, उसका नाम अलग लिख जाता है, वो अपना नाम लगा देता है, मेरी प्लेट ये, तो आइडेंटिटी जी। अब कहीं भी आप जाते हैं, IAS IPS आप बने, हमारा चाहे मुखर्जी नगर हो, राजेंद्र नगर हो, जो भी है, जो भी पढ़ते हैं बच्चे IAS बनते हैं, तो IAS में जाके सबसे पहले नेम प्लेट लगती है, IPS की लगती है, SDM की लगती है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एंट्री करते हैं, तो ये हर समय रखना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट की डोरी ये उन्हीं का दिया हुआ है का।
अब देखिए नाम की बात, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे कुछ भी ले, लेकिन इस मामले में वो देखिए ये इतना क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर थोड़ी देर बाद 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 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और फिर थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट सम्मान है, मान है, आदर है उसका, और हम विश्वास के साथ उसकी डोरी और इसको लेकर के घूमते हैं। जैसे टच करते हैं वहां पर पूरा नाम आता है, पिता का नाम, फ्लैश, कब से वकालत कर रहा हूं, कितने बजे एंट्री हुई, कितने बजे निकल रहा हूं, फोटो वोटो सब कुछ आ जाता है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने विरोध किया, आज राहुल गांधी के यहाँ क्या प्लेट लगी है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, भारत सरकार, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता। ओवैसी जी ने विरोध किया, ओवैसी जी के अकबर रोड पर ऑफिस पे, निवास पे क्या लिखी, असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा सांसद। पहले इनके यहाँ बिना लाइट के बोर्ड रहते थे, अब कुछ दिनों से मैं पता क्या देख रहा हूं, इनके बोर्ड लाइट वाले लग गए, मतलब रात में भी हमें देखो, रात में भी हमें पहचानो, मैं राहुल गांधी हूं, मैं अमित शाह जी हूं, मैं असदुद्दीन ओवैसी जी हूं, हर समय मुझे पहचानो, मेरी प्लेट देखो, मेरा सब कुछ देखो। एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है, लगभग 3 बार वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले पहुंचते हैं सीआईएसएफ, सिंह साहब नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार, एपी सिंह जी नमस्कार, एक सेल्फी ले लूं, आइए सर आईडी दिखा दीजिए, कह रहा है मुझे, सेल्फी ले रहा है सीआईएसएफ, एपी सिंह जी नमस्कार, कार्ड दे दीजिए अपना और सेल्फी दे दीजिए, मैं दे दी, सर आईडी दिखा दीजिए, मुझे खट से निकाल के दिखानी पड़ती है, ठीक है। अब वहां से निकल के चले गए, अब पहुंचे बोर्डिंग के लिए। अगर हम ऑनलाइन बोर्डिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो देसी आदमी, हम तो सीधे जाके काउंटर पर रुकते हैं। अब मैडम कहती है सर नमस्कार, सर आपका वो केस बहुत बढ़िया था, आपने बहुत अच्छा बोला, सर एक सेल्फी ले लूं, ले लो, लाइए, फोन दिया उन्हें, फोन पे टिकट निकालेंगे, सर आईडी कार्ड दे दीजिए, कोई आईडी दे दीजिए, कोई आईडी दे दीजिए, एनी आईडी दे दीजिए। नेम प्लेट के विवाद में शुरू किया कहना, मैंने कहा मेरे पास कोई प्लेट आईडी नहीं है, कहीं सर आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की दे दीजिए, कोई लाइसेंस दे दीजिए, मैंने कहा मेरे पास कोई नहीं है। कि फिर सर एपी सिंह जी प्रॉब्लम है, अपने ऑफिसर से पूछता हूं क्या करेंगे। मैंने कौन ऑफिसर आपके, वो आए ऑफिसर, मैंने कहा तो आपके नेम प्लेट लगी है, हाँ कहे सर अब वो तो जरूरत है, आप किनारे आ जाइए, इधर आ जाइए, सर व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए अगर आईडी रह गई है। एपी सिंह जी आप तो बहुत समझदार हैं, आपने तो आधार कार्ड वाला केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से आधार कार्ड वैलिड हुआ, आधार कार्ड पे लफड़ा चल रहा था, लोग कह रहे थे आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं मान्य होना चाहिए, कहीं आप तो उसमें थे, तो आधार कार्ड दिखा दीजिए। मैंने कहा मेरे पास सब है, मैं देखना चाह रहा था कि क्या है सच्चाई, क्या डॉक्टर एपी सिंह बिना आईडी प्रूफ दिखाए एयरपोर्ट में घुस सकता है, वैलिड टिकट होने के बाद भी, जिसे जानते हैं आप, समझते हैं आप। कहे सर ये समस्या, मैंने सब दिखा, कहने एक ही दिखा दीजिए, आइए आइए आइए, अरे वाह आइए। तो ये क्या है, अगर अपनी आइडेंटिटी जीएसटी में, जीएसटी चलता है, जीएसटी में नाम नंबर लिखा गया, दुकानों के आगे क्यों लिखा गया, गाड़ी के व्हीकल पे डीएल नंबर, बीआर नंबर, बिहार का, झारखंड का जेएच, उत्तराखंड का यूके, जम्मू का जेके, हरियाणा का एचआर, एमपी का मध्य प्रदेश, आरजे का राजस्थान, बेंगलोर का बीएल, कर्नाटका का के, गुजरात का जीजे, सब नंबर लिखे गए। क्या कहीं जम्मू कश्मीर की गाड़ी को कन्याकुमारी में कोई रोक टोक तो नहीं है, केरल की गाड़ी को जम्मू कश्मीर में कोई रोक टोक तो नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी कि हमारी गाड़ी वहां की है, हमारी गाड़ी पंजाब की है, तो वो दिखाई, आइडेंटिटी दी गई, गाड़ी में सब कुछ ली हमने, मालिक हम, लेकिन आइडेंटिटी हमें लगा के चलनी पड़ती है, बता के चलनी पड़ती है। हर पुलिस के कांस्टेबल से लेके डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को यहां प्लेट लगा के चलनी पड़ती है, प्लेट लेके चलता है, पद के साथ पूरे उसके साथ चलता है। ये हर जुडिशियल ऑफिसर, जज के यहां पहुंचिए, तुरंत नेम प्लेट बदल जाती, ट्रांसफर होती, बैठता बाद में। एक बार जज साहब का उसी दिन ट्रांसफर हुआ, मैं गया एक मैटर लेके, मैंने कहा सर डायस पे नहीं बैठ रहे, कहे अंदर बुला लीजिए, कहे सर डायस पे भी नहीं सिंह साहब इसलिए बैठ रहा हूं, अभी मेरी नेम प्लेट लगनी है, अभी मेरी नेम प्लेट लगनी है, मैं आपकी बेल ले लूंगा अंदर से, अपने चैम्बर में बैठ के ले लूंगा, लेकिन अभी डायस में बैठूंगा, नेम प्लेट लगने वाली है, वो आ रहा लगाने, लंच बाद तक लग जाएगी।
मैंने कहा हुआ नेम प्लेट का महत्व है। तो जब हर जगह हर व्यक्ति को शपथ लेते समय अपना नाम बोलना पड़ता है, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं योगी आदित्यनाथ, मैं डॉक्टर अजय प्रकाश सिंह, पूरा फुल नाम बोलना पड़ता है वहां। क्यों? क्योंकि पता चलना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। हर फॉर्म में भरने से पहले हर फोन की आईडी, हर चीज में आईडी में लगा हुआ, हर जगह लगा हुआ, फिंगर से लगा हुआ, उससे जुड़ा हुआ। अगर जो आप हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, ये बवाल क्यों मचा? ये कानून योगी जी ने नहीं बनाया, ना मैंने बनाया, ना आपके चैनल ने बनाया। ये 2010 में बन गया था मनमोहन जी ने, और मनमोहन जी बड़े योग्य हैं व्यक्ति। लेकिन विपक्ष, मैंने कहा था ना, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो बनाए हुए उनके हैं, लेकिन अब उसमें भी हंगामा कर रहे हैं वही लोग। मनमोहन सिंह जी ने बनाए, कानून बना हुआ उनका और लागू हुआ। क्यों हुआ? कुछ भ्रांतियां क्या पैदा हुई आपके सोशल मीडिया। मैं ये भी मानता हूं सोशल मीडिया कई बार सोशल भेड़िया भी बन जाता है, तो उसी को खाने लगता है अपने समाज को सोशल मीडिया के द्वारा। उसका क्या, थूक के रोटी लगा रहे हैं, देखा आपने, फल पे थूक रहे हैं, रोटी पे थूक रहे हैं, चंपी बालों की वो करते हुए थूक रहे हैं। ऐसा ऐसा विभिन्न समुदाय हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में प्यार से रहते हैं, जैन पारसी सब रहते हैं। हमारे यहाँ राम का भी उतना ही महत्व है, उतना ही रहमान का महत्व है। लेकिन राम राम लिखे, रहमान रहमान लिखे, सीता सीता लिखे, सावित्री भी है, गार्गी भी है, पाला भी है, अनुसुईया भी है, रजिया सुल्ताना का भी महत्व। हमारे उनको जो आप हैं वो लिखिए, उसमें कोई समस्या क्यों आएगी? आप जो भी हैं, आपकी दुकान अगर चलनी है नवरात्रा और ये हरियाली तीज और सावन में, आपकी राम की दुकान चल जाएगी, तो ईद और बकरीद और रमजान में रहमान की दुकान चल जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा चल जाएगी, लोग उनसे ले लेंगे। अगर दुकानदारी वाली बात है, वो बैठा है तो ये बैठा है। लेकिन शायद शुद्धता बनी रहेगी। जब कोई शिव ढाबा में जाता है तो वो आशा करता है मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए बैठूं। और जब उसे मेनू में बीफ मिलता है और जब उसे पास में खाते हुए ऑमलेट मिलता है, तो उसकी भक्ति, आस्था, श्रद्धा कहीं ना कहीं खराब होती है, कहीं ना कहीं खत्म होती है, जो उसे दुखी करती है। जब वो जय बजरंगबली ढाबे में जा रहा, वैष्णो देवी ढाबे में जा रहा, जय माता दी ढाबे में जा रहा, जब वो यूपीआई से पेमेंट करता है तो असगर अली को जा रहा है, तो वो सोचता है क्या हुआ हमारे साथ, उसकी सोच। क्योंकि वो इन दोनों सावन में अगर श्रद्धा ना हो, अगर आस्था ना हो, अगर भावना ना हो, तो सावन में केदारनाथ और बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार से लेकर हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक पैदल चलना छोटी बात नहीं है। वो लोग पैदल चलते हैं जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, उनकी कार की पोर्च गाड़ी गेट पे लगती है और गाड़ी फैक्ट्री पे उतरती है और वहां उतारते हैं, वो लोग चलते हैं पैदल। हमने वो लोग देखे चलते जिनके आगे पीछे गाड़ियां, 3 गेट है, तीनों गेटों पे गाड़ियां खड़ी हैं, किस गेट से निकलेंगे उसी से गाड़ी चली जाएगी। लेकिन मैंने कांवड़ में जाते देखे, पैदल छाल पड़ते देखे, पैरों में जख्म होते देखे, दाढ़ी बड़ी हुई देखी, परेशान होते देखे, पूरे काले होते देखे, क्योंकि वो तो कभी एसी से निकले नहीं है, धूप में चलना पड़ रहा है। उनकी बनियान का यहाँ का रंग और यहाँ के रंग में जमीन आसमान का फर्क। हमारा तो एक ही है, अपन तो सब तरह चलते रहते हैं, लेकिन उनकी बात बता रहा हूं जो बहुत सॉफ्टिकेटेड रहते हैं। तो उनकी भावना आहत ना हो, उनके साथ परेशानी ना हो, उनके साथ इस तरह का चक्कर ना पड़े जो कि कई बार पड़ जाता है, इसलिए शायद थी बात। और इसीलिए मैंने कहा कि उसमें कोई बात नहीं है। मैं, अगर नेम प्लेट है, हमारी मकान के आगे नेम प्लेट लगी है, आपको आसानी रही बेल बजाने में, लगी है। नहीं लगी होती तो आप बहुत देर पूछते, परेशान होते, किसी और की ना बच जाए। आपने नेम देखा, चटाक दबाओ, ये तो हमारी, हम जिनसे मिलने आए तुरंत जवाब मिलेगा। तो ये इसमें गलत क्या है, इसमें अनुचित क्या है? और मनमोहन सिंह जी लाए, अब मनमोहन सिंह जी लाए तो मतलब राहुल गांधी जी लाए, राहुल गांधी लाए तो इंडी गठबंधन लाया, इंडी गठबंधन लाया तो अखिलेश जी भी लाए, ममता बनर्जी, आज वो खिलाफ हो गए क्योंकि योगी जी ले आए हैं। ये विरोध होना चाहिए, पक्ष विपक्ष होना चाहिए, लेकिन मुद्दे के साथ अगर हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसमें बुराई कोई बात नहीं। जी सर, एक प्रश्न आता है जो महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखता है। अभी हाल में आप देखें, अयोध्या जहाँ रेप का केस आया, गोरखपुर का केस, कन्नौज का केस, ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो सर, ऐसा ये जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, हमारी एनसीआरबी जो रिपोर्ट भी कहती है कि इसके मामले में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। तो हमारे पास कोई ऐसी
प्रणाली क्यों नहीं विकसित हो पा रही जो इन सब चीजों को कम कर सके या खत्म कर सके? ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा दे सके। भाई पुलिस तेज, पीसीआर तेज, कैमरे तेज, सीसीटीवी कैमरे तेज, लेकिन फिर भी महिला सुरक्षित। बिल्कुल। अयोध्या जैसी पवित्र जगह पे महिला बेटियां सुरक्षित, गोरखपुर जैसे सेंसिटिव पे, कन्नौज जैसे सेंसिटिव जहाँ की महिला सांसद है, तो वहां ये आपका बहुत वाजिब सवाल है। इसके लिए हमें लगता है, देखिए कानून कठोर से कठोर बना, निर्भया केस के बाद पॉक्सो आई, पॉक्सो के बाद और टाइट और भारतीय न्याय संहिता आया और टाइट हो गया, लेकिन फिर भी अपराध नहीं रुके। अपराध नहीं रुके, फांसी की सजा दी लेकिन फिर भी अपराध नहीं रुके। जिस दिन फांसी की सजा दी जा रही थी उस दिन भी इस देश में रेप हुए। दुख की बात थी, मैं चकरा गया सुन के कि आज पूरा देश देख रहा है, फिर भी वही घटना हुई, फिर भी उसी घटना की पुनरावृत्ति होती है। शायद मुझे इसके लिए मैकेनिज्म, एक तो ये मोबाइल फोन भी इसके लिए जिम्मेदार, दूसरा जो सोशल साइट्स हैं मन को विकृत करती हैं, तीसरी वो भी है, चौथी नशे भी मन को भ्रमित कर देते हैं, चौथी चीज, पांचवी हम बचपन से एक चीज सिखाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं उसी विषय को छोड़े रखते हैं। बेटा बेटी एक समान कहता है मेरा संविधान, ये कहना चाहिए। और अपने घर में बेटी भी है, बेटे भी, ऐसे तो नहीं कि बेटियों के गांव अलग हैं और बेटों के गांव अलग हैं, ऐसा भी नहीं, बेटों के मोहल्ले अलग है, इसी घर में बेटे को समझाया जाए कि हर महिला का सम्मान करना है। और मैं समझता हूं 6th या 7th क्लास से ये शिक्षा में कंपलसरी कर देना चाहिए। इसके लिए नंबर मिलने चाहिए, इसके लिए बच्चों को प्रमोशन 10th तक, 12th तक और ग्रेजुएशन में जाके तो इसका एक सब्जेक्ट बन के अवार्ड मिलना चाहिए कि 50 बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा, इन्होंने बहन बेटी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया। आप पेंटिंग में अवार्ड देते हैं, आप दूसरे चीजों में बच्चों को, खेल में, कबड्डी में, कुश्ती में, इसमें उसमें अवार्ड देते हैं। इस तरह का अगर अवार्ड चलाया जाए, क्योंकि अब लगभग अशिक्षा खत्म हो चुकी है, ऐसा कोई गांव शहर नहीं है, मैं समझता हूं इन सरकारों के बाद 75 साल के अमृतकाल महोत्सव में, कि कोई शिक्षा का बिल्कुल अनपढ़ रह रहा हो। 5वीं से छोड़ रहा है, मजबूरी है, 7वीं से छोड़ रहा है, लेकिन हम 5वीं 6ठी क्लास से ही कंपलसरी कर देंगे और उसके लिए जोर देंगे तो हम शायद इस महामारी से, जो बहुत बड़ी बीमारी है, अखिलेश जी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते रहे, पीसीआर यूपी में नहीं रुकी, योगी जी बुलडोजर लेके खड़े हैं हर थाने के सामने कि देखो बुलडोजर खड़ा है, किसी ने बहन बेटी को देखा तो घर खत्म है, और होता है, बुलडोजर चलता है, लीगली चले इलीगली चले, कैसे भी चले, बुलडोजर चलता, लेकिन फिर भी बेटियां तो सुरक्षित नहीं हुई, महिलाएं तो सुरक्षित नहीं हुई। अब 12, 14, 16 साल की बेटी, बच्ची ऐसे हथकंडों में शिकार हो जाए, 2-2 महीने की प्रेगनेंसी हो जाए, उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई ना। आप चाहे फांसी दे दें बाद में, आपका चाहे उम्र कैद कर दें, लेकिन उसके दिल में जो घाव हुआ, उसके माता के जख्म बने, उसके पिता के जो जख्म बने, वो कभी कोई नहीं भर सकता। इसके लिए मैं सकता हूं कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए, सोशल साइट्स। इसके लिए मैंने केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में, मैंने कहा ये आप देखते हैं, आप तो सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, भतीजे चाचा के संबंध कंटेंट्स आते हैं, जीजा साली के तो संबंध दुनिया में फेमस थे, देवर भाभी के चल सकते हैं, लेकिन बुआ मौसे के संबंध, फूफा के संबंध, मिस्त्री के साथ संबंध, प्लम्बर के साथ, डॉक्टर के साथ संबंध, स्टूडेंट टीचर के साथ संबंध, ये कंटेंट्स पढ़ के यूट्यूब चला रहे हैं, इन चीजों को चला रहे हैं, और बच्चे की उम्र है उधर आकर्षित होती है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पानी सदैव ढलान की तरफ आएगा, ऊपर चढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पाइप और मोटर लगते हैं, नीचे खड़ाक से पानी आ जाता है, गलत रास्ते पे आ जाते हैं। तो ये चलाने के लिए हमने डाला, तो यूनियन ऑफ इंडिया को हमने पार्टी बनाया, भारत सरकार के आए, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, सबकी तरफ से जवाब आया। अंत में रिजल्ट क्या निकला कि ये सारे यूट्यूब विदेशों से संचालित होते हैं, बाहर से संचालित होते हैं। हमने कहा है तो ये भारतीय, कि शूटिंग सब भारतीय, ये पढ़ते डाउनलोड बाहर से होते हैं और बाहर से इनका धंधा चल रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने कहा जब इनसे आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं, जब इनसे प्रधानमंत्री और योगी जी के लिए धमकी मिल जाती, तब तो कंट्रोल हो जाते हैं ना, वो दूसरी सिक्योरिटी की बात आ जाती है। हमने कहा वो सिक्योरिटी जरूरी है कि हमारी बहन बेटियों की सिक्योरिटी जरूरी है। उस सिक्योरिटी को बनाने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, गृह मंत्री बने हैं, रक्षा मंत्री बने हैं, सब मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। तो ये एक बड़ा विषय है इस पर कंट्रोल हो, मोबाइल का दुरुपयोग ना हो। कई बार झूठे केस, लड़कियां भी झूठे केस कर देती हैं, ऐसा नहीं कि जितनी FIR दर्ज हो रही हैं वो सब सच्ची हैं, मिसयूज भी हो रहा है। मिसयूज क्यों हो रहा है? महिला कानून है,
महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ है। पुरुष के लिए है नहीं। पुरुष जाए तो जाए कहाँ? पुरुष के लिए भी हेल्पलाइन होना चाहिए, पुरुष आयोग भी होना चाहिए, पुरुष हेल्प डेस्क भी होना चाहिए, पुरुष थाना भी होना चाहिए, पुरुष के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होना चाहिए, पुरुष के लिए भी होना चाहिए। जब पुरुष पीड़ित होता है तो उसको एक रास्ता मिलता है सुसाइड का, वो सुसाइड कर लेता है झूठे केस लगने के बाद। तो ये सच और झूठ का फासला भी बहुत करीब आना चाहिए। ये नहीं अब रिपोर्ट में लिखा जाता है 5 साल से हमारा शारीरिक शोषण हो रहा है, इट इज पॉसिबल। कोर्ट में जाता है मामला, शुरू की सुर्खियां बनती हैं, यौन शोषण का आरोपी ये छात्र गिरफ्तार, छात्रा मफल्ड पेश, यहां लगा, उसकी आइडेंटिटी नहीं, छात्र की आइडेंटिटी आ गई, व्यापारी की आइडेंटिटी आ गई, इस व्यक्ति की आइडेंटिटी आ गई। जब 10 साल बाद बाइज्जत बरी होगा तो खबर वो कितनी रह जाएगी? इतनी, छपेगी भी नहीं, कोई उसे महत्व नहीं देगा। लेकिन 4-5 दिन ऐसी सुर्खियां चलेंगी। हाथरस प्रकरण हुआ, रेप प्रकरण हाथरस, हमने लड़ा, एक जाति को लेके चला, जो आपने जाति वाली बात की, जाति को केस, योगी जी इस्तीफा दो, जब फर्स्ट टर्म था उनका, और ये करो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब कुछ, पूरा विपक्ष, पूरा सब कुछ वहां पहुंच गया। हाथरस रेप प्रकरण हम भी गए, राजा मानवेंद्र सिंह और सब लेके गए, केंद्रीय मंत्री रहे भारत सरकार, लेके गए। मैंने देखा जाके, मैंने कहा ये तो नहीं, मैं मिला सबसे, लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, झगड़ा है, झगड़ा है, झगड़ा है। सीबीआई की मांग की, हमने कहा हम भी सीबीआई की मांग करते हैं, मुलजिम की तरफ सीबीआई हो, सारे टेस्ट हो, सीएफएसएल हो, डीएनए हो, पॉलीग्राफ टेस्ट हो, लाई डिटेक्टर हो, ब्रेन मैपिंग हो, सारे टेस्ट हो, सारे सीबीआई ने करे। ट्रायल हुआ अलीगढ़ में, सीबीआई की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला, तीनों मुलजिम बाइज्जत बरी हुए वहां से। लेकिन बाइज्जत बरी की चीज किसी ने नहीं चलाई। कभी राहुल ने नहीं सदन में आके बोला वो झूठा केस था, उसमें हमारा दुरुपयोग किया गया, मैं गया, मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं उस परिवार से जो बाइज्जत बरी हुए। नहीं कहते हैं लोग, कतरा जाते हैं। योगी जी इस्तीफा दो, ये इस्तीफा दो, कोई घटना हो जाए, केजरीवाल जी इस्तीफा दो, ये इस्तीफा दो सरकार। तो ये सरकार को सॉफ्ट टारगेट करना गलत है। सच्चाई, इन्वेस्टिगेशन, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक तो केस में मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, कभी भी इसमें केसों में मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन का और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो आज की डेट में नहीं है। अब शिक्षा मोबाइल आधारित हो गई है, मोबाइल वेस्ट हो गई है बच्चों को, आप नहीं रोक सकते। माँ बाप दिल्ली में कमाएगा, घर चलाएगा कि बच्चों के साथ निगरानी करेगा फोन की, तो उसका मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। जब भी किसी चीज का दुरुपयोग होता है तो सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होते हैं, और बच्चे प्रभावित होते हैं तो इस तरह के झूठे आते हैं। सच्चे केस भी हैं लेकिन झूठे केस भी हैं, इसलिए दोनों को जब बैलेंस मिला के जाता है तो लोग कहते हैं भारत दिल्ली रेप की कैपिटल बन गई है। तब दुख होता है, रेप की कैपिटल में हम रह रहे हैं, बड़ा दुख होता है। ये चीज होनी चाहिए। हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे वो काम करती हैं वो भी उनके लिए सेफ नहीं है। तो हमारी ये जो कानून में ऐसे कौन से प्रावधान है जिससे उनको उस चीज़ से सुरक्षा मिल सके? गाइडलाइन बनी हुई है, वर्क प्लेस पर सुरक्षा देने के लिए कई कमेटियां बनी हुई हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कमेटी बनी हुई है, उन्हीं के 5-5 सदस्य होते हैं, उनमें महिला सदस्य भी होती हैं, और उसमें तो काफी कंट्रोल आया है। अगर दोनों की सहमति नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। होता क्या है, कभी वो सहमति है, 2 साल सहमति चल रही है, साथ-साथ ओए ओए होटल जा रहे हैं, साथ-साथ गाड़ी पे जा रहे हैं, साथ-साथ पार्क में जा रहे हैं, साथ-साथ नाश्ते में जा रहे हैं, साथ-साथ सब कुछ कर रहे हैं। 2 साल सहमति चली, तीसरे साल वो असहमति में बदल गई। असहमति में बदलते ही वो मिसयूज, दुरुपयोग हो गया, और पुरुष को ये पता नहीं चल पाता कब सहमति है कब असहमति। कुछ को पता रहता है कि अब असहमति होने वाली है, अब असहमति बिगड़ गई, तो इसमें ये होता है। लेकिन हर जगह सीसीटीवी कैमरेज हैं, मोबाइल फोन सबके साथ है। महिला का शरीर ऐसा है कि अगर उसके साथ कोई भी बैड टच और गुड टच, उसके साथ बैड टच किया जाता है तो उसे पता होता है, गुड टच उसे, चाहे उसके ऊपर भीड़ में गिर पड़ो, वो जानती है कि ऐसी बस में एकदम जो ब्रेक लगे, जो धड़ाम से गिर गए। कई बार एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, बस लेके जा रही है, एयरबस लेके जा रही, तुरंत ऐसे ब्रेक एयरपोर्ट पे लगाते सब एकदम गिर पड़ते, तो वहां ऐसी कोई बात नहीं है, पता चलता है। और जो धीरे धीरे सरका के हाथ ला रहा है उधर, तो उसे पता चल जाता है ये इसकी इंटेंशन मैलाफाइड है, गलत इरादे से किया गया हर कार्य अपराध है, और हादसा तो अलग चीज है। जी सर,
अगर हम इस विषय पे बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो ये जो सब घटनाएं हो रही हैं, तो इन पे कानूनी शिक्षा उनके पास किस स्तर की होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? इस पे क्या सुझाव है आपके? क्योंकि ज़रूरी है कानूनी शिक्षा उनके पास हो। कानूनी शिक्षा अब भारतीय न्याय संहिता के आधार पर महिलाओं के लिए लगे हैं। थाने में भी बोर्ड लगे हैं, वर्क प्लेस पर भी लगे हैं, एनजीओज भी लगा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर होर्डिंग भी लगा रहे हैं, पोस्टर भी लगा रहे हैं। 1091 पे सूचित करें, महिला कोई सताए महिला तो यहाँ आए, ये करें वो करें। काफी बदलाव आया है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे इतने ऐप हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। कुछ सुरक्षा बटन होते हैं, मोबाइल फोन में भी बटन होते हैं। टैक्सी में जहाँ कई बार घटनाएं हो जाती हैं, रात में आ जाती हैं, वर्किंग, अब तो महिला वो बात तो रहे नहीं दिन में वाली, अब तो वर्किंग है तो 24 घंटे की भी वर्किंग है। सब जगह जाती हैं बहन बेटियां। सुरक्षा के लिए रखें और अपने अच्छे उपाय रखें, अच्छे इंतजाम रखें। लेकिन हाँ, कहीं कहीं बहुत जबरदस्ती ब्रूटल केस भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अंधेरा है या ऐसी सुनसान जगह है, लेकिन फिर भी सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने, अन्य राज्यों की पुलिस ने भी, और किसी मुख्यमंत्री, देखिए मैं किसी भाजपा के शासित मुख्यमंत्री, आप बेशक कहें सरकार का मुझे व्यक्ति या सरकार का प्रतिनिधि कहें, लेकिन मैं तारीफ कर रहा हूं, चाहे कहीं हो, देश विदेश की बात हो, चाहे संदेश खाली वाली घटना हो ममता बनर्जी जी की, चाहे राजस्थान में कांग्रेस के समय की रेप घटना हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री, कोई नहीं चाहता, चाहे मणिपुर की घटना हो, मुख्यमंत्री कोई नहीं चाहता कि उसके राज्य में कहीं भी महिला का यौन शोषण इस तरह की घटना हो, लेकिन फिर भी होती है। उस पर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेते समय जरूर मैं कहूंगा मुख्यमंत्री को या नेताओं को या राजनेताओं को या मीडिया पर्संस को ना अपराधी की जाति देखनी चाहिए, ना धर्म देखना चाहिए, ना क्षेत्र देखना चाहिए, ना भाषा देखनी चाहिए, ना संप्रदाय देखना चाहिए। अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, जघन्य अपराधी होता है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ कठोर दंड मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। जी सर, लिंग आधारित जो भेदभाव है, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, जो महिलाओं के आरक्षण पे है, इसकी जो न्यायपालिका है उस पर किस स्तर पे काम कर रही है अभी? अब तो बहुत बदलाव आ गया। मोदी जी ने, भारत सरकार ने 30% आरक्षण महिलाओं को दे दिया। आप देखिए दिल्ली में 2 सांसद भाजपा की महिला है। दिल्ली 7 सीटों में 2 सांसद महिला है जी। एमपी दिल्ली में, छोटे से 7 सीटों। तो ऐसे महिलाओं का 30% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने दिया है। राज्यों में भी, विधानसभाओं में भी दिया, राज्यसभा में भी दिया, लोकसभा में भी दिया। तो निश्चित तौर पर जब वो अधिक संख्या में पहुंचेंगी तो अपने लिए बात भी सोचेंगी, अपने अधिकार भी करेंगे और अपने लिए आगे भी काम करेंगे। जी, अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, तो इस पे बहुत सारे हम बातचीत कर सकते हैं, और इस पे हमारे जो देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं और उसमें है। तो इस पे हमारा क्या कदम होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार इस चीज़ को वगैरह कि हम उसको उसके पक्ष में है, तो इस पे आपके क्या कहने हैं? देखिए, सबसे बड़ी दुखद बात है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। हम एक पिता और बड़े भाई की भूमिका में बांग्लादेश के साथ सदैव रहे हैं। सरकारें कोई रही, चाहे मनमोहन सिंह जी की रही, चाहे मोदी जी की रही, चाहे ज्ञानी जय सिंह राष्ट्रपति रहे, चाहे राजीव गांधी रहे, चाहे इंदिरा गांधी रही, कोई भी रहा, वीपी सिंह रहे, इंद्र कुमार गुजराल भी रहे, लेकिन बांग्लादेश के प्रति भारत का नजरिया बहुत अच्छा रहा, सुखद रहा और बहुत बढ़िया रहा। बड़े भाई की भूमिका में रहे हर बार। चाहे कोविड-19 वैक्सीन की बात आई तो पाकिस्तान को भी दिया, तो बांग्लादेश को भी हमने बराबर दिया। आने जाने में भी सब। कुछ रोहिंग्याज वहां से आके यहाँ बहुत उत्पात मचा देते हैं। कई बार आपने देखा पिछले साल मेवात में क्या हुआ था। रह रहे थे जो सनातन धर्म को बांधने वाली महिलाएं थी, बहनें थी, बेटियां थी, हमारी गर्भवती महिलाएं थी, हाथ में दूध, नारियल, बेलपत्री, फूल और ये लेके, कलावा लेके और गंगा जल लेके जा रही थी, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? पत्थर, गोलीबाजी, सब कुछ हुआ। तो पुलिस ने एक्शन लिया, कानून किया। वो कुछ तो सभी जगह रहते हैं, पाकिस्तान से भी आ जाते हैं, बांग्लादेश से भी आ जाते हैं, श्रीलंका से भी आ जाते हैं, लिट्टे आए। राजीव गांधी की हत्या हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो तो अपवाद स्वरूप रहेगा। इतना बड़ा देश है, इतने पड़ोसी देश हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पड़ोसी कभी बदले नहीं जाते, तो इसलिए वो तो रहेगी समस्या। लेकिन दूसरी सुखद बात क्या है? बांग्लादेश में घटना दुखद थी, लेकिन बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने 56 इस्लाम देश है दुनिया में, उनका प्लेन तो वहां भी जा सकता था, पाकिस्तान जा सकता था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान जा सकता था, लेकिन वो कहीं नहीं गया। वो दिल्ली ही क्यों आया? इसका मतलब
पूरी दुनिया की महिलाएं, पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि भारत सुरक्षित है। महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए भारत दुनिया का ऐसा देश है जो सुरक्षा भी दे सकता है, संरक्षण भी दे सकता है, और उसके हाथ डालते कोई उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। तो ये गर्व की बात है। जो वहां घटना हुई, कुछ ऐसे आतताई थे, उन्होंने तो शर्म की हदें पार कर दी, जो बांग्लादेश में बेडरूम में घुस गए। शेख हसीना जी 15 साल की प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान की स्टेचू के ऊपर किस तरह से वहां सिर पे चढ़ करके पेशाब कर रहे थे, लोग पेशाब कर रहे थे, क्रेन से जाकर मूर्ति गिरा रहे थे, तोड़ रहे थे। अरे जिसने अपने इतिहास को बुला दिया, बांग्लादेश का इतिहास रहा है मुजीबुर रहमान, अगर उन्होंने बांग्लादेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स इतना बड़ा अपमान कर सकते हैं, इसका मतलब वो अपने ना माँ बाप के होंगे, ना आगे आने वाली पीढ़ी के होंगे, ना वो खुद के लिए हो सकते हैं। इतना बड़ा अपमान। बहन बेटियों की अंडर गारमेंट्स लेकर के वीडियो बना रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, खाना नोच नोच के खा रहे हैं, निकाल निकाल के, और वीडियो बना के पूरी दुनिया को अपनी नग्नता दिखा रहे हैं। अरे अपने तक रख लेते, पूरी दुनिया को तो नग्नता ना दिखाते। और ऐसा इतना इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया। वो इस्कॉन मंदिर जिसने बांग्लादेश का जब बना था, निर्माण हुआ था, उस समय इस इस्कॉन मंदिर ने लाखों लोगों को महीनों तक भोजन दिया था, खाना दिया था। नमक हरामी करने से भी लोग नहीं चूके। जिसका भोजन खाया, जिसका खाना खाया, जिसका पानी पिया, उसी मंदिर को तोड़ने के लिए वहां चल दिए। क्या था ये? हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, मारा जा रहा है लगातार। किस लिए? हम तो सबकी बात करते हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। हमारे तो सोनिया अख्तर जब बांग्लादेश से आई, आपने देखा, उसके यहाँ केस हमने लड़ा, विश्वास के साथ हमारे आई। वो हिंदू मुस्लिम समझ के नहीं आई, वो एक भाई समझ के आई कि इंडिया में अगर भाई है डॉक्टर एपी सिंह, अगर सीमा को न्याय दिला सकता है, सीमा हैदर को न्याय दिला सकता है, सीमा सचिन मीना के रूप में, तो उसको भी दिला सकता है। हमने उसका मुकदमा लड़ा, यहां से उसको पति के घर भिजवाया, कोर्ट का सम्मान किया, कोर्ट ने ऑर्डर किया, बच्चे के साथ उसको पूरी व्यवस्थाएं यहाँ की गई। सोनिया अख्तर अख्तर रही, और अख्तर रहते रहते सारा उसका काम निपटा। हमारी तो ये भावना है, लेकिन उनकी क्या भावना है, उनकी अपनी महिलाओं के प्रति क्या भावना है, उनकी अपने प्रधानमंत्री के प्रति क्या भावना है। और उससे भी बदतर स्थिति तब खराब हो जाती है जब उस भावना को देखकर हमारे देश के चुने हुए सांसद, हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि बोलते हैं यही हाल भारत में भी होगा। समझो कितनी वाहियात बात है। जिस संविधान की शपथ लेकर आप बैठे हैं, जिस संविधान को चुनाव में आप हिलाते घूमते रहे थे, उस संविधान का अपमान कर रहे हैं। यही काम भारत में होगा, यही काम प्रधानमंत्री के साथ होगा, यही काम दलित शोषित वंचित समाज से आने वाली महिला हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति भवन में होगा। उसके अंडर गारमेंट्स लहराए जाएंगे? नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को अभी ही एनएसए, रासुका और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंद कर देना चाहिए, जो हमारे देश के युवाओं को भी भटकाने का काम कर रहे हैं। वैसे युवाओं की तुलना की हमारे देश में अगर अशफाक उल्ला खां जैसे शहीद हुए, हमारे देश में डॉक्टर एपीजे कलाम जैसे सम्मान करने वाले राष्ट्रपति हुए, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन राष्ट्रपति को देने का काम किया, तो फिर ऐसा यहां भी पढ़ाया जा रहा है, यहां भी समझाया रहा है, भारत में भी ऐसा होगा। भारत में ईद भी मनाते हैं तो होली भी मनाते हैं, तो बकरीद भी मनाते हैं, तो दीपावली भी मनाते हैं, मिलके मनाते हैं, सब कुछ है। एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ हैं जो इतने करते रहे, तो उन पर कंट्रोल कर लिया। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कंट्रोल कर लिया, केंद्र सरकार ने पूरे देश में कंट्रोल कर लिया। पहले हर हफ्ते दंगे होते थे, आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं भारत देश में जो हमारे देश के युवाओं को भी भटकाने का काम अपने बच्चों से नहीं करवाएंगे। वो अपने बच्चों को लंदन भेजेंगे पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, यहाँ के लोगों को भटकाएंगे। यही काम भारत में भी होने वाला है, यही काम मोदी जी के साथ। मोदी जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व हैं, और मोदी जी के शासन काल में ही मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित है। अगर सुरक्षित ना होता तो लेबनान, तेहरान, ईरान, इराक, सद्दा, अफगान, सब जगह का राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाला इकलौता इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को सर्वोच्च पुरस्कार मिले, सर्वोच्च सम्मान मिले। क्यों मिले, इसके पीछे उन जानते हैं, और कारण भी है। आजादी के समय 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका हमारे देश में हुई। उस विभाजन की विभीषिका के समय इस देश में कितनी मस्जिदें थी? बताइए आज कितनी मस्जिदें? हम गर्व से अगर एक बोरी सीमेंट मस्जिद में देते हैं, तो एक बोरी सीमेंट मंदिर में देते हैं, तो एक बोरी गुरुद्वारा और एक बोरी गिरजाघर में देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बने। पाकिस्तान में 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका हुई, उस समय कितने मंदिर थे, आज कितने मंदिर रह गए? क्यों? कारण बताएं। उस समय वहां कितनी हिंदू आबादी थी,
आज वहां कितनी आबादी कम होती चली गई। क्यों बढ़ती है आबादी? तो यहां बढ़ती चली गई, वहां कम होती चली गई। यहां जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, यहां से मुसलमान परिवार जब 14 अगस्त के बाद पाकिस्तान पहुंचे, यहां की सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी गई और वहां हिंदुओं की प्रॉपर्टी वहीं की वहीं उनको दे दी गई। कितना बड़ा भेदभाव है, कितना बड़ा भेदभाव चल रहा है। तो ये चीजें हैं। और इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा वक्फ प्रॉपर्टी में? आज से 13 साल पहले 51,000 प्रॉपर्टियां थी वक्फ के पास। 13, इसी 10 साल तो मोदी जी के हो गए। 13 साल पहले 51,000 प्रॉपर्टियां थी। अब ठीक 13 साल बाद लगभग 9 लाख प्रॉपर्टियां हो गई। कितना बड़ा आंकड़ा बढ़ा, कैसे बढ़ा? इसका मतलब यहां लोग दयालु हैं। इसका मतलब लोग जहां वक्फ कह देता है ये हमारी जमीन, वहीं पे ना खसरा देखता है, ना खतौनी देखता है, ना तहसील देखता है, ना नायब कोर्ट नायब तहसीलदार, ना एसडीएम, ना एडीएम, ना डीएम, ना एसपी, ना सीओ, ना डिप्टी एसपी, ना कोर्ट, ना सिविल कोर्ट, कहीं कोई कुछ नहीं, बस वक्फ है तो वक्फ है। ऐसे तो बड़ी है प्रॉपर्टी, कहां 51,000, कहां 9 लाख के करीब। देश में सबसे अधिक प्रॉपर्टी भारतीय रेल के पास है, जो कि इंडियन रेलवे है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ा रेल का उपक्रम है, सब जगह रेल है। दूसरे नंबर पर सैन्य है, जो मिलिट्री के आर्मी एरिया, कैंप एरिया है 2 नंबर, और तीसरे नंबर पर वक्फ के पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। जी सर, हमारा जो अंतिम प्रश्न होता है वो एक रैपिड फायर के रूप में होता है, जिसमें हम कुछ लोगों का नाम लेते हैं, उस पर आपको थोड़े 2 या जो भी शब्द आपको कहना है, तो 2-4 नाम हम लेंगे, उस पर आपको थोड़े थोड़े कहने हैं। तो जो पहला नाम है वो नरेंद्र मोदी। अच्छे प्रधानमंत्री हैं, बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया उनको लाइक कर रही है, अच्छा कर रही है। तीसरी बार नेहरू जी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। जी, राहुल गांधी। राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं, शहीदी परिवार से हैं, देशभक्त परिवार से हैं, अपने पिता को खोया है, अपनी दादी को खोया है, और उसके बाद अविवाहित भी हैं, ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट है। अच्छे नेता हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, मुझे अच्छा लगा, और विपक्ष ने भी उन्हें समर्थन दिया। अच्छे विपक्ष, मजबूत विपक्ष के साथ आए और शादी भी कर लें तो अच्छा लगेगा। डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने लोक अदालत चल के अभी अभी इतना बदलाव किया है। देश की न्याय व्यवस्था में अगर आमूल चूल कर परिवर्तन करने वाला है तो हमारा मुख्य न्यायाधीश इस समय के डीवाई चंद्रचूड़ है। ये भी कहिए उन्हें पर्याप्त समय मिला, ये भी कहिए उनकी क्षमताएं अच्छी थी, ये भी कहिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, न्यायिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए, ये भी कहिए वो खुले मन से वकीलों से भी बात करते हैं और खुले मन से उन्होंने फैसले लिए, खुले मन से डिसीजन लिए। मायावती बहुत अच्छी महिला है, बहुत उसका सम्मान करता हूँ, कपड़े पहनती है, शालीनता की तो मैं उदाहरण देता हूँ। सोनिया गांधी, मायावती, जयललिता जी और ममता बनर्जी, 4 महिलाएं ऐसी हैं देश की जिनके कपड़ों का मैंने महत्व बताया। जब लोग बिकनी पहन के और कहा जाता था सनी लियोनी की बात करते थे, तो हमने कहा देश सनी लियोनी से नहीं चलता, देश मायावती, सोनिया गांधी, जयललिता जी, ममता बनर्जी से चलता है, जिनका आज भी कपड़े ऐसे रहते हैं। और 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रह लें, कुछ भी रह लें, उनके बदलाव में, उनकी सोच में, उनकी व्यवस्था में कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं, कोई ऐसा नहीं। मैं सम्मान करता हूँ। अखिलेश यादव बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि मिली है, लव मैरिज करके अच्छी तरह निभा रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। अमर सिंह जी हमारे रिश्तेदार हैं, थे तो उन्होंने वो कराई थी, वो दृश्य हमने देखा था। उन्होंने अपने पिता का भी सम्मान किया, कभी कभी चाचा का भी सम्मान कर लेते हैं। पार्टी के अच्छे नेता हैं, उत्तर प्रदेश उन्होंने बहुमत अच्छी तरह दिया है और सदन में भी अच्छी तरह बोलते हैं, बहुत बढ़िया नेता है। अंतिम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ 2 मीटर नीचे पहनते हैं, 2 मीटर ऊपर पहनते हैं, 1.5 मीटर का थैला रखते हैं, बस आगे पीछे कोई है नहीं। माँ आज भी चाय बेच रही है, बहन भाई नौकरी जैसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे, बिल्कुल परिवारवाद से दूर हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए संघर्षरत रहे, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। मठ में भी सम्मान मिलता था, नौकरी करने आए नहीं, उन्होंने कहा है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए बदलाव है, देश की भावी राजनीति के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। अंतिम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी तो इतनी बार मुख्यमंत्री रहना एक रिकॉर्ड है, चाहे इस पग में चाहे उस पग में बंधते ही रहे हैं। वो घुंघरू की जगह है, वो बजते ही रहे, वो कभी इधर बजे, कभी उधर बजे, कभी इधर बजे, कभी उधर बजे, मुख्यमंत्री बने रहे। गट्स है, इतना होना चाहिए उम्र के इस पड़ाव में, लेकिन उन्होंने परिवार को महत्व नहीं दिया। ये बात आज भी अपने मुख्यमंत्री हैं और बात भी सही है। खुद की राजनीति में जो मजा आता है वो एक बात है, खाज करने में और राजनीति का सत्ता सुख भोगने में खुद ही मजा आता है, दूसरे के द्वारा मजा नहीं आता है, तो वो कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे समय देने के लिए, और निश्चित रूप से मैं फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।